किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं IARI में पूसा कृषि के ऑफिस में और हमारे साथ पूसा कृषि के CEO खास मेहमान डॉक्टर आकृति शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि काफ़ी समय से इस CEO का चार्ज संभाल रही हैं। उनसे हम बात करेंगे कि पूसा कृषि किस तरीके से काम कर रहा है और ख़ासकर जो स्टार्टअप्स हैं उनको लेके किस तरीके की प्लानिंग है पूसा कृषि की। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते किसान साथियों। हाँ जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जो पूसा कृषि है कैसे इसकी नींव रखी गई, जो एक शुरुआत हुई, क्या रीज़न था इसके पीछे? पूसा कृषि हमारा इंक्यूबेटर है IARI का, और इसको एक्चुअली स्टार्ट जब किया तो कमर्शलाइजेशन हमारी एक मेजर एक्टिविटी होती थी, जिसके अंदर हम जो नई तकनीकें वैज्ञानिकों ने बनाई उन तकनीकों को हम किसानों तक पहुँचाने के लिए प्राइवेट कंपनीज के साथ समझौता किया करते थे। तो हम कहते थे नहीं, आप ये वैरायटी है इसको वहाँ पे मार्केट में प्रमोट कीजिए और हमने डेवलप करिए, सो दैट कि उनका मार्केटिंग एफर्ट उसके अंदर लगे और उनकी जो एक्सपर्टीज है उसके अंदर लगे और किसानों तक वो सब पहुँच पाए। तो ये हमारा मेजर एम्फेसिस था जब हमने शुरू किया 2009 में। और उसके बाद में 2014 में इंक्यूबेशन नाम से जब एक और विंग स्थापित करी यहाँ पर, तो हम शुरुआत में टेक्नोलॉजीज को, अपनी बनाई टेक्नोलॉजीज को ही लाइसेंस किया करते थे ताकि लोग उसी के ऊपर अपना बिजनेस बनाए। और फिर धीरे धीरे 2016 से लोग हमारे पास में खुद के आइडियाज को लेकर भी आने लगे। हाँ जी, कहीं ना कहीं ये कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देता है, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। लेकिन जब बात इंक्यूबेशन की आती है तो एक स्टार्टअप के लिए ये अपना में बड़ी चीज़ है कि वो किसी अच्छी संस्था से इंक्यूबेट होना चाहता है, और एक मेंटोरशिप का जो पार्ट आता है वो किसी अच्छी संस्था से हो। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं आपकी? हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम अभी करते हैं। मेंटरशिप सारे प्रोग्राम्स में एक एसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि यही एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर हमारा इंक्यूबेटर रिलाई करता है मेजरली, क्योंकि हमारे पास में 500 प्लस साइंटिस्ट IARI के अंदर आज के दिन में काम करते हैं। IARI आसाम झारखंड के कैंपसेस को भी अगर हम मिलाएं तो उन सब की अपनी अपनी विशेष एक्सपर्टीज है अलग अलग एरियाज के अंदर। तो हर एक स्टार्टअप को हम एक मेंटोर के साथ एसोसिएट करते हैं जो उस एरिया में काम करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उनको मेंटरशिप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सपोर्ट, वैलिडेशन में सपोर्ट, ये सब दिया जाता है। तो सारे प्रोग्राम्स जितने हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, मेंटरशिप सपोर्ट एक एसेंशियल कंपोनेंट है ऑल प्रोग्राम्स का। फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से हैं जिसमें मेजरली जो स्टार्टअप्स हैं उनको इनक्यूबेट किया जाता है? देखिए, एक तो हमारा जो अराइज और उपजा 2 प्रोग्राम्स हैं जो RKVY से जिसमें फंड दिया जाता है स्टार्टअप्स को। ये हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप्स। इसके अलावा हमने हम इंटरनेशनल प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे हमने इंडो ब्राज़ील अभी रिसेंटली किया मैत्री नाम से, जिसके अंदर हम क्रॉस इंक्यूबेशन करने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि इंडिया में जिन्होंने एक्सपांड कर लिया वो लोग जो इंटरनेशनल जाने के लिए अभी रेडी हैं विद अ स्पेसिफिक टेरिटोरियल फोकस कि किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में क्या फोकस है, तो उसके हिसाब से क्रॉस एक्सचेंज करना, तो ये इंटरनेशनल प्रोग्राम का पार्ट है। ये भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और एक तीसरी बात और ये है कि हम इंक्यूबेटर्स को भी हैंड होल्ड करते हैं। तो अब क्योंकि हमें इतने साल हो गए और हमेशा से कृषि में ही रहे, तो अभी एक थोड़ा एक्सपीरियंस जो बिल्डअप कर लिया, तो हम ये चाहते हैं कि बाकी जो नए इंक्यूबेटर्स खड़े हो रहे हैं उनके साथ ऐसा ना हो कि जो जर्नी जितना लॉन्ग लीप हमारा रहा उतना लॉन्ग उनका रहे। तो हम अपने अनुभवों से उनको सिखाना चाहते हैं। तो अब हम समर्थ नाम से एक इंक्यूबेटर्स का एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम भी रन करते हैं। हाँ जी। सवाल ये है कि जब एक स्टार्टअप शुरू होता है तो इंक्यूबेट करने के लिए उसको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है और किस हद तक उसको सपोर्ट किया जाता है? देखिए, 2 मुख्य बातें हैं। सिलेक्शन तो एक लंबी प्रोसेस है एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है कि एक बार मिलकर डिस्कस करने से सिलेक्शन किसी का हो जाता है। लेकिन मुख्यतया इनिशियली हम ये देखते हैं, एक तो नोवेल्टी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की नोवेल्टी। हमेशा ऐसा नहीं है कि वो पेटेंट्स होंगे, है ना। वो एक बिजनेस मॉडल इनोवेशन हो सकती है या किसी और तरीके की, जहाँ पर शायद आप सप्लाई चेन को कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हैं या एफिशिएंट बना रहे हैं। तो आपका किस प्रकार का इनोवेशन है या नयापन क्या है जो आप लेकर आए मार्केट में, जो किसी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि आप जो प्रोडक्ट या प्रोसेस बना रहे हैं उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या है, क्या वो बनाया जा भी सकता है कि नहीं। कई बार लोग आते हैं, वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स बताते हैं कि हम इसमें ऐसा ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन whether that is feasible to make that, whether that product is gonna give that much of effectiveness over there later on जब वो बनेगा, तो ये सब चीज़ें हम असेस करते हैं। फिर मार्केट में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ये तीन मुख्य बातें हैं जिनको असेस करने के बाद ही हम किसी स्टार्टअप को सिलेक्ट करते हैं। जी, जो स्टार्टअप्स हैं वो एक अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, और कहीं ना कहीं जब हम एग्टेक की बात करते हैं तो ये अपना में एक बड़ी कैटेगरी है। तो आपको क्या लगता है किस कैटेगरी में एक जो स्टार्टअप्स हैं वो सबसे ज़्यादा अभी सामने आ रहे हैं, और क्या स्कोप और आपको दिखता है आने वाले टाइम में? देखिए, जैसा आपने कहा एग्टेक में ही सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, लेकिन एग्टेक एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है। तो हमारी समझ में हम एग्टेक के अंदर वो सारे कंपोनेंट्स को रखते हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो उसमें कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है। तो इसमें भी सब सेक्टर वाइज अगर देखें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक भाग है जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के ऊपर ध्यान देते हैं। हमें कहते हैं नहीं, प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो और प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी और हो। अगर हमें पेस्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड्स भी अगर उसके अंदर अप्लाई करने हैं तो प्रिसाइजली कैसे करेंगे उसको। तो एक ये सेक्टर है। दूसरा फार्म मैकेनाइजेशन, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स आ रहे हैं, ईवीज आ रहे हैं, और साथ में रोबोटिक वीडर्स, हार्वेस्टर्स, ये सब प्रकार के डिवाइसेस अभी आ रही हैं। तो ये दोनों एरियाज मेजर हैं। जी, स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्टार्टअप्स बन जाते हैं और मेंटरशिप भी मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगर हम देखते हैं पिछले कुछ हिस्ट्री भी देखें तो कुछ स्टार्टअप्स मतलब एक अच्छी पोजीशन में आके फिर वो डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं, या फिर लगभग उनको प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी। तो इसको लेके आपका क्या सजेशन है, खासकर जो स्टार्टअप ओनर हैं उनको क्या व्हाट दे शुड डू? बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं एक्चुअली। ये तो इंडिविजुअली स्टार्टअप्स क्या उनके साथ हुआ या क्यों वो इस तरीके से कर पा रहे। देखिए, एक जो कॉमन तथ्य हमने भी देखा, हालांकि हमारे पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स नहीं एग्जिस्ट करते जो अभी नहीं सर्वाइव कर पा रहे, लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वगैरह वगैरह तो हमें पता चलता है कि तो जो कैश साइकिल का मैनेजमेंट है वो बहुत बार लोग प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने पास में फंड्स को मेंटेन करना, दे आर रिलाइंग अपॉन ग्रांट्स और एक्सटर्नल फंडिंग। तो मैं समझती हूँ कि अगर शुरुआती दिनों से ही स्टार्टअप रेवेन्यू जनरेशन की एक्टिविटीज़ को साथ के साथ बढ़ाना शुरू करे अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन कोर इनोवेशन, तो एक बहुत अच्छा पहलू हो सकता है जिससे उनको लेटर ऑन ऐसी फंड्स की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि पैसा, देखिए, कोई स्कीम से पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो सर्टेन नहीं है ना। वो एक चांस है कि आप प्रेजेंट कर पाए, आपकी जूरी आपकी बात को समझ पाई। क्योंकि हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि जिस स्टार्टअप को हमने रिजेक्ट कर दिया वो कोई अच्छा स्टार्टअप नहीं है। वो अच्छा स्टार्टअप हो सकता है, शायद हम उनकी बात नहीं समझ पाए हो। तो इसलिए क्या है कि बड़ी सारे फैक्टर्स उसके अंदर काम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि हम फंडिंग के लिए यहाँ वहाँ अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी अपने स्टार्टअप के साथ में डेवलप कर रहे हैं जिससे हमारी कोर एक्टिविटी को, इनोवेशन को एक पुश मिलता है, जिससे हम अपने ही पैसे पे सर्वाइव कर पाएं। तो वो एक शुरुआत में रखना चाहिए। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा ये है कि कई बार हमने ये भी देखा है कि फाउंडर्स एक जर्नी में चलने के बाद में कुछ वक्त के बाद में उनमें अलगाव हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि एक ही फाउंडर है, वो किसी नए आदमी को अपने साथ को फाउंडर नहीं बनाना चाहता। तो ये थोड़ा सा एक जो पॉजिटिवनेस अपने प्रोडक्ट के बारे में है उसको थोड़ा एलिमिनेट करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। जब तक आप टीम वर्क नहीं करेंगे, आप किसी के साथ एसोसिएट नहीं होंगे, आपको एक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज उस एरिया की मिल ही नहीं रही है ना। तो आप बहुत एक्सपोनेंशियली आगे जा सकते हैं अगर आप उस पर्टिकुलर जो एक्सपर्टीज आपको कॉम्प्लीमेंट करे, ऐसी एक्सपर्टीज वाले लोगों के साथ कोलैबोरेट करें, के साथ काम करें, और पॉजिटिवनेस थोड़ी सी छोड़कर शेयर करने के ऊपर ध्यान देंगे तो आई गेस आगे जाने की ज़्यादा संभावना है। इंक्यूबेशन प्रोग्राम अभी स्टेट लेवल पे भी चल रहे हैं, और खासकर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, उनके भी अपने इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स हैं। तो पूसा कृषि जो संस्था है
इसके जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स हैं वो कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है इनसे? देखिए, इंक्यूबेशन तो एक कॉमन वर्ड है, इंक्यूबेशन ही हो रहा है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, रादर मैं ऐसा कहूँगी कि जैसे मैंने समर्थ प्रोग्राम के बारे में बताया, तो उसमें हम जिन यूनिवर्सिटीज़ को एक एम्पावरमेंट का काम जिनके लिए कर रहे हैं वो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में ही है ज़्यादातर। तो उन सबको तो हम सिखा ही रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो हम एक तरीके से एक मेंटोर का रोल उसके अंदर प्ले कर रहे हैं। तो हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो सारे हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। अब जो पूसा कृषि का स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ एरिया है वो हमारी टेक्निकल मेंटोरिंग है। वो एक बहुत बड़ा एक एरिया है, मैं समझती हूँ, जो SAUs के पास भी है लेकिन एक्सप्लोर अभी नहीं कर पा रहे उतना। क्योंकि क्या है कि SAUs में अभी सिस्टम है, बनना शुरू हुआ है। यहाँ पर काफ़ी वक्त हो गया है। सिटिंग इन दिल्ली हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हैं जो शायद स्टेट्स में उतना आसान नहीं है। तो जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर जिनके साथ हम काम करते हैं, और साथ में वैलिडेशन सपोर्ट जो हम दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद के फील्ड्स हैं। या पूसा कृषि ने खुद टाई अप्स करे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज के साथ जिनके पास में फार्मर नेटवर्क्स हैं, जैसे सोशल अल्फा है, एवरग्रीन इनोवेशन प्लेटफॉर्म है, सिंजेंटा है। तो इन लोगों के जरिए हम पायलट अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने स्टार्टअप्स को देते हैं, जो अभी हम SAUs को अभी उन चीज़ों के ऊपर मेंटोर कर रहे हैं कि नहीं, हमको ये भी करना है, क्योंकि ये एक एडेड फीचर है। हमें सिर्फ पैसे नहीं देने या सिर्फ टेक्निकल मेंटोरिंग नहीं देनी, हमें वैलिडेशन भी देना है, हमें टेस्टिंग भी देनी है, हमें ट्रायल भी करा के देना है। तो ये सब सपोर्ट हमें उनसे थोड़ा अलग बनाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो सब हमारे साथ ही हैं और हम इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। अभी कोहोर्ट प्रोग्राम में किस किस थीम पे काम किया जा रहा है, अगर हम देखें तो फिलहाल मौजूदा टाइम में? देखिए, हमारे 10 फोकस एरियाज हैं मेजरली, जिनको हमने क्लासिफाई किया अलग अलग एरियाज में। लेकिन ज़्यादातर, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि हमारे पास में टेक के स्टार्टअप ज़्यादा आते हैं, क्योंकि टेक ना आजकल ऐसा हो गया है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड फॉर्मुलेशंस अगर हैं, उनके अलावा टेक्नोलॉजी वुड बी एवरीवेयर। तो ट्रेसेबिलिटी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में टेक को इनेबल किया हुआ है, डिजीज डिटेक्शन और पेस्ट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर पीपल आर वर्किंग, अडल्ट्रेशन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो मिल्क के अंदर अडल्ट्रेशन या फिर एनी अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जैसे ग्राउंड नट में एफ्लाटॉक्सिन का डिटेक्शन। तो डिटेक्शन ऑफ वेरियस एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और एनीथिंग एल्स, अगर कुछ अडल्ट्रेंट है, तो ऐसे एरियाज में लोग नए नए प्रोडक्ट्स, डिवाइसेस लेकर आ रहे हैं। और अभी क्या है कि बीच में ट्रेंड ऐसा आया था कि पीपल हैव शिफ्टेड टू सॉफ्ट ओनली, तो सिर्फ सॉफ्ट कंपोनेंट के ऊपर काम करने लगे थे, लेकिन अभी वापस से डिवाइस प्लस द सॉफ्टवेयर, तो ये वाला ट्रेंड अभी चल रहा है। तो डिवाइस सॉइल टेस्टिंग की हो सकती है, डिटेक्शन की हो सकती है, डिवाइस कुड बी अ वेयरेबल ऑल्सो, जिससे शायद कुछ दिनों पहले पता चले कि ये बीमारी आने वाली है। डिवाइस कुड बी पौधे की हाइट, उसका हार्वेस्टिंग टाइम मेजर करने के लिए, एनीथिंग। तो ये इस तरीके के डिवाइसेस और इस तरीके के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जिसमें सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों पार्ट्स इंक्लूडेड है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आकृति। अंत में चलते चलते जो किसान साथी और युवा खासकर आपको देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं पिछले कुछ सालों के आंकड़े अगर उठाएं तो जो कृषि में युवाओं का रोल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कृषि से जो ग्रामीण क्षेत्र से युवा आते हैं वो कहीं ना कहीं बचे हैं बहुत हद तक, और शहर के युवा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसको लेके आपका क्या मैसेज है युवाओं के लिए कि कृषि उद्यमिता को किस तरीके से कैसे देखें वो? हाँ, बात बिल्कुल सही है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ग्रामीण युवा आ नहीं रहे। तो हमारे कुछ कोहोर्ट्स में ऐसे स्टार्टअप्स आए जो यूज़र इनोवेटर्स है, जिनको बोला जाएगा, या ग्रास रूट इनोवेटर्स हैं, जिन्होंने वहाँ की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और उसके सॉल्यूशन बनाने की तरफ पहल की। तो ग्रामीण युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप ऑब्जर्वेंट रहें, है ना, लिथार्जिक ना रहें, ऑब्जर्वेंट रहें कि क्या समस्याएं आ रही हैं और उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, उसको ठीक करने के लिए, या उसके ऊपर आप क्या काम कर सकते हैं, कैसे खुद को, क्योंकि अगर आपको तकलीफ आ रही है या साथी जो आपके फार्मर्स हैं उनको कैसे आप अपने सॉल्यूशन से बेनिफिट दे सकते हैं, और फिर आगे का सपोर्ट डेफिनेटली हम प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन ऑब्जर्वेंट होना और उस चीज़ को समझना और जानकारी होना चीज़ों की और काम की, वो बहुत ज़रूरी है। तो जानकारी को बढ़ाते रहें अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। बहुत सारी जगह आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इतना फोकस है, तो आपको कहीं जाने की भी बल्कि ज़रूरत नहीं है। आप जितना कुछ सीखना चाहें सब कुछ इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं, 29 इंक्यूबेटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स है रफ्तार के अंडर में। तो कहीं पर भी जाकर आप
सीख सकते, बट सीखने की ललक होनी मुख्य है और साथ में आपकी ऑब्जर्वेशन कीन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर आकृति, जो कि आज की हमारी खास मेहमान थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूसा कृषि काम कर रहा है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, और जितने भी युवा कृषि उद्यमिता को अपनाना चाहते हैं उनको आगे ले जाने का काम पूसा कृषि कर रहा है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।